घड़ी में समय हो रहा है 3:20 और वक्त हो चला है संपूर्ण संस्कृत आपके स्पेशल क्लास की। साथियों, ये क्लास उनके लिए है जिनको यार संस्कृत में बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि संस्कृत से कठिन कुछ है ही नहीं। मैं आपको वचन देता हूँ, और अगर कोई टीचर बोल रहा है तो भरोसा कीजिए। आप मेरी क्लास को 15 मिनट 20 मिनट पहले एक बार देख लेना। आपको लगेगा कि इस क्लास को देखने के बाद मुझे अब संस्कृत में कुछ आपको अलग से नहीं देखना है। कितना भी कठिन टॉपिक होगा, हम उसको एक आराम से आपको चंद सेकंड में समझाएंगे। बहुत स्वागत आपका सभी को, गुड इवनिंग। आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राम धन ऐनम में दोस्तों कौन सी संधि होगी? इसको कैसे एक सेकंड में पहचानें? देखो दोस्तों, राम लिखा है ना, राम शब्द जब बोलते हो इसे लिख लो। आप भी एक काम करो, पहले इस राम शब्द को आप लिख लो। मैं कलर इसका थोड़ा नीला करता हूं। आप पहले साथियों ये राम शब्द लिख लो और इसके बाद ऐनम लिख लो, ठीक है? अब ट्रिक आ रहा है, देखो दोस्तों। राम में माँ शब्द में कौन सा अक्षर है? आ वाला, और इसके बाद भी आ ही है। तो अगर साथियों सेम अक्षर के बाद सेम ही अक्षर आए, जैसे आ के बाद आ ही आए, ई के बाद ई ही आए, ऊ के बाद ऊ ही आए, यानी अगर सेम अक्षर के बाद सेम ही अक्षर आए तो वहां पे दोस्तों दीर्घ संधि होता है। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे विद्यालय, तो इसको तोड़ो, विद्याधन आलय। अब पहचानो इसको जरा। तो विद्या, दा में आ है ना, ये आ हो गया, इधर भी आ है, यानी सेम अक्षर के बाद सेम अक्षर आया, मतलब दीर्घ संधि हो गया। अब कुछ चेंज करता हूं, जैसे मुनीस, तो मुनिधन ईस, मुनि में ई हो गया और यहां भी ई हो गया, सेम अक्षर के बाद सेम अक्षर आया, दीर्घ संधि हो गया। क्लियर हो? मैं गारंटी ले रहा हूं ना, काहे परेशान हो? चाहे दीर्घ संधि हो, चाहे गुण संधि हो, चाहे वृद्ध संधि हो, चाहे अड़ संधि हो, अरे गारंटी फ्री का ले रहा हूं, पैसा लेकर नहीं। तो बस आप ध्यान दो, बस मैं करवा ले जाऊंगा आराम से। और दीर्घ संधि का आपसे सूत्र भी पूछ सकता है, तो सूत्र रटा मत करो। इसके नाम में जो भी सूत्र होता है दोस्तों, उसके नाम में ही लिखा होता है अकह सवर्णे, अकह सवर्णे साथियों दीर्घः। तो नामे में संधियक नाम, जो सूत्र का नाम होता है उसमें खुद ही संधि का नाम दोस्तों छुपा होता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ प्रिय। देवधन इंद्र। अब देखो साथी, इसको हम कह सकते हैं देवेंद्र। क्या बात ही? देवेंद्र। कहा गया देवेंद्र? दिखाओ, देवेंद्र ऑप्शन ए में है। अब दोस्तों देखो, इसको पहचानने का दो तरीका है। देवेंद्र शब्द लिखा गया है, हमको मान लो देवेंद्र दे दे, मान लो हमको देवेंद्र शब्द दे दे, तब कैसे पहचानेंगे? और तोड़ कर देगा तो कैसे पहचानेंगे? दोनों का ट्रिक पकड़ो दोस्तों। अगर किसी शब्द के बीच वाले अक्षर पर बोलने पर ए निकले या ओ निकले या अर निकले या अल निकले, तो मुझसे आप लिखित गारंटी ले लो कि वहां पे हमेशा 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 गुण संधि होगा। हम और एग्जाम्पल लेकर आपको संतुष्ट करते हैं। देवेंद्र, वे में ए निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? और एग्जाम्पल लूं, देखो जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र में देखो रा पे ए की मात्रा है कि नहीं है? अगर ओ निकले, ओ वाला एग्जाम्पल लूं, जैसे महोत्सवः। साथियों जैसे महोत्सवः, ओ निकल रहा है बीच में कि नहीं निकल रहा? ओ महो। तो अगर किसी शब्द के बीच में बोलने पर ए निकले या ओ निकले या अर निकले या फिर अल निकले, तो 110% मेरी गारंटी आपके लिए है कि वहां पे हमेशा गुण संधि होगा। ज्यादा किंतु परंतु मत करो, अपने आप उत्तर हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए, अब आप कहोगे, आपके मन में आ रहा है सर अगर इसे तोड़ कर दिया तब कैसे पहचानूंगा? तो उसका भी ट्रिक है। देव, वा में आ है और आ के बाद ई है, तो ट्रिक पकड़ो दोस्तों। कोई भी शब्द हो, अगर आ के बाद ई आए, या चाहे आ के बाद ऊ आए, चाहे आ के बाद री आए, इन तीनों में से कोई भी शब्द अगर आ के बाद आ रहा है तो वहां पे दोस्तों हमेशा गुण संधि होगा। ठीक है? अगर वो विच्छेद करके दिए हैं तो भी तरीका है, और अगर केवल शब्दवय दिए हैं तो भी तरीका है।
तो आपके मन में जो डाउट था गुरुदेव आपने वैसे तो बता दिया पर तोड़ेगा तब कैसे, तो अगर आ के बाद कभी ई मिल जाए, आ के बाद कभी ऊ मिल जाए, आ के बाद कभी री मिल जाए तो भी गुण संधि होगा। आगे एक धन एकह, दोस्तों सीधी सी बात है, आपको गारंटी ट्रिक दे दूं, आओ गारंटी ट्रिक लो। अगर आ के बाद कभी भी ए आएगा, आ के बाद अगर कभी भी ए आएगा तो मुझसे लिखित ले लो, वहां पे हमेशा वृद्धि संधि होगा। क्या होगा? वृद्धि संधि होगा। क्या होगा? लिखित दे रहा हूं यार, तुम्हें और क्या चाहिए? कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आ के बाद ए ही आएगा वृद्धि संधि में, और एक तो ये हो गया। और अगर मान लो ये जोड़कर बोले पूछे तो ये तो और आसान है, ये हो जाएगा एक एकह। अगर कोई पूरा शब्द देकर तब पूछे तो तब दोस्तों तब बीच वाला अक्षर देखा करो। अगर बीच वाले अक्षर पर ये दो चोटी लटकी हो, ये दो चोटी, जैसे एक एकह, जैसे सदैव, जैसे ममैव, जैसे लघैव, जैसे दीर्घैव, तो अगर किसी शब्द के बीच वाले अक्षर पर ये दो चोटी लटक रही हो तो गारंटी ट्रिक है वहां पे हमेशा वृद्धि संधि ही होगा। बात को समझे? कोई दिक्कत परेशानी? मुझे नहीं लगता। और अगर मान लो इसे तोड़ कर दिया है, जैसे मान लो तोड़ कर दिया है तो आ के बाद हमेशा ए आएगा। जैसे फदैव को तोड़ो तो फदैव जब तोड़ोगे तो फदा धन एव, तो देख लो। अगर मान लो ऐसे लिखकर तब पूछ ले तब, तो उसका ट्रिक मैंने क्या बताया? सदा, फदा में मतलब आ है और आ के बाद देखो ए आया है। तो कभी भी साथियों अगर आ के बाद ए आता है तो 110% गारंटी है कि आप समझ जाइए साथियों वहाँ पे क्या होगा, गुरुदेव वहाँ पे हमेशा 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 वृद्धि संधि ही होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको गले लगा लो, काम हो जाएगा। हम दोनों पहलू बता रहे हैं जिससे पेपर में आप उलझोगे नहीं। आगे महाधन ऐश्वर्यम, अब बताओ दोस्तों क्या होगा? तुरंत उत्तर होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इसका उत्तर आप 1 सेकंड में कर दोगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और इसमें वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि कैसे है? देखो आ के बाद ए आया है ना, महेश्वरियम, देखो हा में क्या है? आ, और आ के बाद क्या आया है? ए। तो गुरु जाहिर सी बात है अगर आ के बाद ए आएगा तो वहां पे वृद्धि संधि ही होगा। आगे कह रहे हैं दोस्तों अगर ई के बाद आ आएगा तो क्या बनेगा? तुम्हें कुछ गारंटी ट्रिक और चाहिए? आज की क्लास में बहुत सारी ट्रिक आपको बताऊंगा साथियों। अगर ई के बाद कभी भी कोई भी अक्षर आए, अगर ई के बाद आ आया तो वो हमेशा या में बदलेगा, समझ गए? ऊ के बाद अगर कोई आ आया तो भैया वो वा में बदलेगा, समझ गए? तो कुल मिलाकर दोस्तों तुम ये सब बात छोड़ो, ई के बाद आ आएगा तो ये यड़ संधि है। वैसे इस तरह से पेपर में नहीं पूछेगा, ये तो मैं आपको बस दांव पेच बता रहा हूँ। देखो ऐसे आएगा, जैसे पूछेगा कि ये बताइए कि स्वागतम में कौन सी संधि होगी, ऐसे पूछेगा। स्वागतम में कौन सी संधि होगी, ऐसे पूछेगा आपसे। तो कहोगे हमारे सर जी बताए थे कि अगर किसी शब्द के बीच वाले अक्षर में कभी भी वा लिखा हो या फिर या लिखा हो या फिर रा लिखा हो या फिर ला लिखा हो, अगर किसी शब्द के बीच वाले अक्षर में कभी या लिखा हो या वा लिखा हो या रा लिखा हो या ला लिखा हो तो दोस्तों वहाँ पे हमेशा 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 क्या होता है? वहाँ दोस्तों हमेशा क्या होगा? यड़ संधि होगा। और एग्जाम्पल भी दोस्तों आप ले लीजिए, जैसे प्रत्येक, तो देख लो यहाँ बीच में या आया, इसका मतलब ये यड़ संधि होगा, बिना पूछे उत्तर कर लो। और भी एग्जाम्पल आपको आगे दूंगा मैं। अच्छा समास आ गया, राजपुरुषा में कौन सा समास होगा? साथियों राजपुरुषा का मतलब क्या होता है, आप बता पाएंगे? बताइए साथी। राजपुरुष मतलब दोस्तों तत्पुरुष समास है, राजा का पुरुष है ये, यानी तत्पुरुष समास कारक चिन्हों का ज्ञान है। नीलकंठा, देखो दोस्तों ये आमतौर पे बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि अगर नीलकंठम कहा गया होता तो उत्तर अलग होता। अब ये बारीकी पकड़ो, नीलकंठा का मतलब होता है कि नीलम कंठम यस्य सह, अर्थात
नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर। तो अगर लास्ट में विसर्ग लगा है, मतलब दो बिंदी लगी है, तो उत्तर बहुब्री हो जाएगा। और अगर मैं कहता नीलकंठम, तब दोस्तों इसका उत्तर कर्मधारय होगा, क्योंकि नीलकंठम का मतलब, नील मतलब नीला, कंठम मतलब गला, तो नीला शब्द गले की विशेषता बता रहा है। बात को समझे? तो दोनों में फर्क समझो। ये हर बेसिक बात आपको हर कोई नहीं बताएगा, नहीं तो चीज़ें जाएंगी उलझ। तो कहोगे कि सर जी तो बताए थे नीलकंठा में बहुब्री समास होगा, और पेपर वाले ने नीलकंठम कर दिया। तो अगर ये दांव पेच आपको नहीं पता होगा तो कैसे अपने आप को बदलोगे आप बताओ। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? साथियों मैं हमेशा कहता हूं कि इसका तो बहुत ही गारंटी वर्ड है कि अगर किसी शब्द की शुरुआत यथा शब्द से होगा तो 110%, 110% वहाँ अव्ययी भाव ही होगा, चाहे यथाशक्ति हो चाहे यथा भक्ति हो। यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा क्रम, जब भी किसी शब्द की शुरुआत यथा शब्द से होगा तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। कर्ता कारक में, कर्ता में कौन सा कारक होता है? ये तो गलत क्वेश्चन है। कर्ता में चिन्ह कौन सा होता है? कर्ता कारक में दोस्तों चिन्ह ने होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। करण कारक का चिन्ह के द्वारा होता है या से द्वारा होता है। और अपादान कारक का चिन्ह अलग होने के अर्थ में होता है। कारक संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में साथियों 8 प्रकार के होते हैं। आगे, रामः फलम खादति, तो यहाँ दोस्तों फलम में कौन सा कारक होगा? देखो गुरु, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ फिर से, इसकी हिंदी निकाल पाओगे आप लोग? हिंदी निकाल लो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। रामा मतलब राम, फलम मतलब फल को, खादति मतलब खाता है। राम फल को खाता है, तो फल के बाद क्या शब्द आ रहा है? फल को खाता है। और को किसका चिन्ह होता है? कर्म कारक का। किसका होता है? कर्म कारक का। तो आप कहोगे सर जी ये सब बात तो ठीक है, लेकिन पेपर में अगर मान लो हम उसका अर्थ ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसका गारंटी ट्रिक सुनो। अगर आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हो संस्कृत का, तो तुम लास्ट का अक्षर देखना, क्या उसको बोलने पर अम निकल रहा है? फलम, लिखन, यानी जहां पर अम निकले वहां पे कर्म कारक ही होता है। समझ गए? आगे बढ़िए। बालकाय पुस्तकम ददाति, विदाउट ऑप्शन करोगे? नहीं, चलो विकल्प से करो। बालकाय पुस्तकम ददाति, इसका ट्रिक मैंने बताया था। बालकाय, अगर हिंदी समझ में आ जाएगा तो बन जाएगा, नहीं तो ट्रिक बताऊंगा। बालकाय पुस्तकम ददाति, क्या होगा दोस्तों? बालका बालको बालकाः और बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई बालकाय चतुर्थी के लिए। चलो साथी बताओ क्या उत्तर बनेगा? चतुर्थी मतलब संप्रदाय कारक, संप्रदान कारक। देखो, बालक के द्वारा पुस्तक दिया जाता है। अब जो लोग इसकी हिंदी निकाल लेंगे वो तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन तुम हिंदी नहीं निकाल पाओगे। तुम का मतलब आप में से काफ़ी लोग हिंदी नहीं निकाल पाएंगे। उनके लिए गारंटी ट्रिक ला रहा हूँ। अगर कोई शब्द दिया है और उस शब्द के लास्ट में बोलने पर आय निकले, चाहे बालकाय हो, चाहे रामाय हो, चाहे सीताय हो, तो अगर किसी शब्द के लास्ट में आय निकलेगा तो वहां पे संप्रदान कारक होगा। दिमाग में नोट कर लो। और अगर आत निकले कि बालकात, रामात, तो अगर आत निकले तो अपादान कारक होगा। आ से आत, आ से अपादान कारक। और अगर आय निकले तो मतलब दोस्तों संप्रदान कारक। देखो, बहुत सारे लोगों को रूप नहीं याद होगा। अगर रूप नहीं याद हो रहा है तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और मेरे ये जो नियम बता रहा हूँ, ट्रिक्स, इसको कहीं लिख लो। संस्कृत को इतना आसान बनाएंगे कि हिंदी से भी आपको आसान लगेगा ये। आगे, वृक्षात पत्रम, देखो मिल गया उत्तर। सर जी का ट्रिक कैसे काम करा? वृक्षात, आत मतलब अपादान, हो गया काम। बालकात, कोई भी शब्द हो, अगर लास्ट में आत निकला, बालकात पुस्तकम पठति, यानी आत निकला है मतलब अपादान कारक। हो जाएगा गुरु कि नहीं हो पाएगा? बताओ दोस्त, मेरे भाई मेरी बहन, क्या बोलना चाहेंगी? खुश हो आप लोग कि नहीं हो? आराम से। अगर हिंदी निकालें
तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है ना, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आइए, अक्त किस प्रकार का प्रत्यय है? दोस्तों अक्त जो होता है ये एक प्रकार का, बताओगे आप लोग, कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, या फिर विभक्ति है? मैं आपको बताऊंगा ना, काहे परेशान हो, हर चीज की मेरे पास दवा है। तद्धित प्रत्यय वो होता है दोस्तों जो क्रिया में नहीं लगता है, जो क्रिया में नहीं लगता है, ठीक है। क्रिया का मतलब जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, गाना, पीना। लेकिन तद्धित वो होता है जो क्रिया नहीं होता। तो ये जो अक्त है शब्द है दोस्तों, ये कोई क्रिया नहीं है। अक्त दोस्तों कोई क्रिया नहीं है, ये एक प्रकार का प्रत्यय है जो कि क्रिया से भिन्न पद होता है। और अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछ लूं कि अक्त प्रत्यय का कोई एग्जाम्पल बताइए, बताओ साथी, अक्त प्रत्यय का कोई एग्जाम्पल है आपके पास में? मेरा साथी कोई भाई, मेरा बहन मेरी कोई बोलना चाहे? हमारी बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो बताओ भाई। साथियों अक्त प्रत्यय के बहुत एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आप जोड़ोगे ना इनको, जब दोस्तों जब बोला जाता है, जब जोड़कर इनको साथी बोला जाएगा ना, तो ऐसे बोला जाएगा। जैसे आमतौर पे दोस्तों जब आप अक्त जोड़ोगे तो बहुत आसानी से इनका अर्थ निकलेगा, आप घबराएं नहीं, मैं हर एक चीज़ का आपको मतलब बताऊंगा। जैसे नम धन अक्त बराबर क्या होगा? नम धन अक्त बराबर क्या होगा? नमः। वश धन अक्त बराबर। तो यानी दोस्तों अक्त शब्द एक प्रकार का ये प्रत्यय है जो वाक्य के भाव को बदलता है। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। बालक में दोस्तों कौन सा प्रत्यय? बालक में अक प्रत्यय है, और ता एक अलग प्रत्यय होता है, त्वा एक अलग। देखो ता का मतलब है सुंदरता, तो पेपर में पूछे सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय है। प्रभुत्व में कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में त्वा निकलेगा, प्रभुत्व। महत्व और मतुप में दोस्तों जो मतुप प्रत्यय होता है उसके लास्ट में वान लगा होता है, या तो वती लगा होता है, या तो वत लिखा होता है। लेकिन ये जो मतुप प्रत्यय है दोस्तों, ये एक प्रकार का स्त्री प्रत्यय है। मतलब हकीकत ये कि इसको कुछ अलग प्रकार से आप लिखोगे। जैसे बलवान, धैर्यवान, ये क्रिया में नहीं लगता है। मैं आपको ट्रिक बता दूं भैया, नहीं तो फंसोगे आप लोग। जब किसी शब्द के लास्ट में आम तौर पे वान लगा हो, या वती लगा हो, या वत लिखा हो, तो वहां पे दोस्तों आपने पढ़ा है कि अक तो वतु प्रत्यय होता है। लेकिन अगर ये वान वती वत क्रिया में लगेगा तो अक्तवतु होगा। जैसे पठितवान, लिखितवान, लिखितवती, तब तो अक्तवतु। लेकिन अगर यही वान वती और वत किसी क्रिया से भिन्न पद में लग जाए, जैसे बलवान, तो बलवान कोई क्रिया थोड़ी है, वो तो एक भाव है, तब वो मतु प्रत्यय हो जाता है। जैसे बलवान, धनवान। तो जब भी किसी क्रिया से भिन्न पदों में वान या वती लगता है तो दोस्तों वो मतु प्रत्यय होता है। समझ गए कि नहीं समझे? चीज़ों को बारीकी से अगर पकड़ोगे तो सब संभव है, बारीकी से नहीं पकड़ोगे तो फंस जाओगे। इसीलिए मैं आपको संस्कृत का लगभग 10 पेज का एक बहुत प्रीमियम नोट्स आपको दिया हूँ, उसे घोल कर पी जाओ, रट्टा मार लो, 10 मिनट लगेगा, सारे नियम आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी साथियों ये सूचना आपके लिए है, अगर आप यूपी टेट बेसिक से कवर करना चाहते हो, पहली बार में पास करना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सर कहाँ से पढ़ें, अभी तक कोई तैयारी आपकी नहीं है, तो क्या करें साथियों? जल्दबाजी के चक्कर में ना कोई किताब खरीदो, ना कोई वीडियो बैच खरीदोगे तो 5 घंटे डेली क्लास करना पड़ेगा। इसका मतलब है क्लास आपसे हो नहीं पाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। किताबों के पीछे मत भागना, किताबों में इतने पन्ने होंगे, आपको कैसे पता क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। ऐसे में आप वो भी टॉपिक पढ़ने लग जाते हो जो आना तो 1 नंबर का है, उसके चक्कर में 10-10 नंबर खराब करते हो। सीधी सी बात है, यूपी टेट का पैटर्न पकड़ लो, 2011 से लेकर 22 तक का वो पैटर्न जिसमें 90% क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अगर आपको पता चल जाए कि वो 90% टॉपिक कौन सा है जहां से ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो साथी 110 115 कोई काट नहीं सकता, और पेपर अगर कठिन भी बन जाए तो भी 100 के नीचे नहीं आएगा। साथियों इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं ये 200 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है। अगर इसे रोज आप 1.5 घंटा लग कर आप इसको पढ़ दोगे तो 15 दिन में ये पार कर देगा आपका। सवाल है साथियों आपको कैसे मिलेगा? नीचे नंबर है 9653050981 पे कॉल,
या व्हाट्सअप मैसेज करके साथियों आप इसे परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे साथियों को लगता है संस्कृत का, नहीं सर, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर हैं 200 पेज के अंदर। राम शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो मैंने कहा था गुरु राम शब्द का रूप याद कर लो, इसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेजा है, तैयार कर लो। रामा रामो रामा और रामम रामो रामान। तो रामम है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? रामम। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, देखो रामाय है, मैंने कहा था अगर आय शब्द आएगा तो क्या होगा? आय शब्द आएगा तो संप्रदान कारक है, मतलब चतुर्थी विभक्ति है। और अगर आत शब्द आएगा तो अपादान कारक होगा, मतलब पंचमी विभक्ति होगी। तो ये ट्रिक बहुत काम करते हैं। तो अगर किसी शब्द के लास्ट में आय आय निकले तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, और अगर आत आत निकले तो वो अपादान कारक है पंचमी विभक्ति। और अगर एन एन निकले, जैसे रामेण सीतेण, तो जब एण एण निकले तो तृतीया विभक्ति एक वचन, मतलब करण कारक है। तो जो लोग रूप नहीं याद कर सकते वो मेरी इस ट्रिक को अपना लेना, छोटा सा ट्रिक है, दिमाग में बैठा लोगे जिंदगी बदल जाएगी आपकी, ठीक है ना? वरना रूप याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बालक तो याद कर लेंगे, लेकिन जो मेरे अभिभावक हैं, कहने का मतलब जो टीचर हैं, उन्हें थोड़ा याद करने में दिक्कत आएगी। इसके लिए आप ट्रिक फॉलो करो। फल शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप क्या होगा? फलम फले फलानी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब लोग ये कहते हैं सर कितना रूप तैयार करूं? भैया इसीलिए आपको जाओ, आप हमारे ग्रुप में जाना, पेड ग्रुप जो है, वहाँ पे संस्कृत की पीडीएफ डली हुई है, करीब 10 पेज का है। उसमें कौन कौन सा आपको शब्द तैयार करना है, रूप वाला संधि वाला, सब उसमें दिया हूँ। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलियो फलानाम, फले फलियो फलेषु, हे फल हे फलो हे फलानी।